गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी लोग? मॉर्निंग श्रियांश। ऑल आर फाइन। आई थिंक ऑल आर फाइन। हाँ, तो सब लोग बढ़िया, मैं बढ़िया एकदम। सब लोग फटाफट ज्वाइन हो जाओ। सबसे पहले नाम बोल रहा हूँ, आश्ता, आकांक्षा, अंजलि, अनमोल, दर्शना, दीप्ति, सबको गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, आज जो है वर्ल्ड वाटर डे है आज। पता है ना? जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जल ही जीवन है। ठीक है, तो आज क्या है, सबसे पहले क्लास होने स्टार्ट से पहले आज वर्ल्ड वाटर डे है। ठीक है, देखिए वाटर बहुत ज्यादा प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस रिसोर्स है। तो हो सके तो उसको जरूर, जितना आप यूज करो उतना ही यूज करो, वेस्ट मत करो। और आप कभी भी, कहीं भी अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको कभी भी टैप्स खुले हुए दिख रहे हैं, क्या फालतू में पानी बह रहा है, कहीं गार्डनिंग हो रही है फालतू में पानी बह रहा है, तो प्लीज आपके लिए एक सजेशन यही है कि आप टैप्स को बंद कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी भी बनती है। ठीक है, आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना करिए बेसिकली। ठीक है, तो क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बहुत जगह ऐसी भी इंडिया में ऐसी बहुत सी स्टेट्स में, ऐसी स्टेट्स बहुत सारी हैं जहां पे बेसिकली वाटर की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आपको पता हो, दिल्ली वगैरह में भी वाटर की बहुत ज्यादा कमी होती है, राजस्थान वगैरह जैसे शहरों में, स्टेट्स में बहुत ज्यादा, जयपुर वगैरह में, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है, बहुत ज्यादा वाटर की कमी होती है। इवन पानी को लेने के लिए जो वहाँ की विमेन्स होती हैं, वो इतनी दूर दूर तक ट्रेवल करती हैं, पानी को लेके आती हैं। तो प्लीज, वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डोंट waste of water. Even each drop of water is precious for us and precious for our life. ठीक है, तो इस बार की जो थीम है बेसिकली, ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं 1993 से बन रहा है। ये वाटर डे जब से सेलिब्रेट करने की बात कही है, 1993 से ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, बनाया जा रहा है। 92 में ये प्रसारित किया गया था, ये पास किया गया था कि वाटर डे को बनाया जाएगा, बट 93 से इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो इसकी जो थीम है इस बार, इसकी जो थीम है वैल्यूबल वाटर। वैल्यूबल वाटर करके इसकी जो है इस बार की थीम है, वैल्यूबल वाटर। वाटर की क्या है, ये वाटर बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, मतलब जरूरी है, वैल्यूबल वाटर है। ठीक है, तो इस बार की इसकी थीम है तो वर्ल्ड वाटर डे है आज। ठीक है, कल जो संडे था, संडे को पहले बता दूं, संडे को कल आपके नेशनल फॉरेस्ट डे, जो कल की करंट अफेयर्स में आएगा, मैंने आज की करंट अफेयर्स में मेंशन नहीं करा है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। ठीक है, और आपका एक और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे था, और आपका था वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। 2 तारीख, 2 डे थे आपके वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। क्योंकि अब मैं बता दूं, जो सीजीएल का पेपर होने वाला है, उसके पेपर में डेफिनेटली यहाँ से डेज जरूर पूछे होते हैं। डाउन सिंड्रोम डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे एक बीमारी होती है, तो साइंस एंड टेक पढ़ाई जाएगी तो आपको बताया जाएगी। यस, एब्सोल्युटली राइट। दीप्ति ने बिल्कुल बताया, ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। यस, बेसिकली डिसऑर्डरनेस हो जाते हैं, जेनेटिक, जो हमारे बॉडी में जेनेटिक चीजें होती हैं उसमें डिसऑर्डरनेस हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण ये आपका वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे बनाया जाता है बेसिकली। तो ये डेज हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं डायरेक्टली, इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे क्यों पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट्री डे इसको क्योंकि इन्वायरमेंट का पार्ट है। इन्वायरमेंट आपके एक सब्जेक्ट नहीं है, बट अंदर की बात यही कि एसएससी से क्वेश्चंस पूछ लेता है, और बैंकिंग में जनरली जो पूछा जाता है, मैं बता दूं, थीम्स पूछी जाती है इसकी। तो वर्ल्ड साउंड डाउन सिंड्रोम की कोई डे थीम नहीं है बेसिकली। इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री डे की थीम है रिस्टोरिंग करके, कुछ थीम है आपकी। यस, पोएट्री डे भी थे कल आपका। यस राधिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कल आपका वर्ल्ड पोएट्री डे भी था। पोएट्री डे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग डाउन सिंड्रोम और फॉरेस्ट्री डे जरूर याद रखना। ठीक है, ये कल कुछ डेज बनाए गए थे आपके। ठीक है, ओके क्लास। अब एक पॉइंट और एक क्वेश्चन आपको मैं और बता दूं, जो पेपर में आपसे पूछने वाले हैं। ठीक है, वो पेपर में है, अभी आपको पता होगा तन्नाजिया के जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो गई थी, पता होगा शायद। तन्नाजिया के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम था मूंगफली। हेलो बेटा, मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं है, क्या नाम था? मुगफली, जॉन मुगफली नाम था उनका। ठीक, क्वेश्चन बैंक का 98% आएगा। ठीक है, यस, मूंगफली जो है वहां की चेंज हुए हैं,
मकफुली, मकफुली क्या नाम था, कुछ इस तरह का नाम था, मकफुल्फी, यस, जॉन मकफुल्फी जो थे, मूंगफली के नाम से याद रखो, जॉन मॉकफली जो थे वहां के प्रेसिडेंट करंट में, ठीक है। वहां के भी प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल का ही होता है, ठीक है। तन्नाजिया के, तन्नाजिया जानते होंगे, कंट्री, द नेम ऑफ द कंट्री इज तन्नाजिया, नाजिया उस कंट्री का नाम था। तो वहां के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, कि जैसे हमारे संविधान के अंदर भी अगर मान लिया, देखो वो इंसान ही है, इंसान की डेथ हो गई है तो नाजिया के इंसान है, तो अब इनकी जगह एक महिला बनाई गई है, जो राधिका जी ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है, सामिया, पहली वुमेन बनाए गई है। आई एंड वन वर्ड ऑल्सो, इट्स द फर्स्ट वुमेन who elected as a president of Tanzania. That's name is Samia Suluhu Hassan. सामिया सुलू हसन करके नाम है इनका। She become a president, first woman president of Tanzania. Yes, it's a very 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 important question. क्यों important है? फिर ये विमेंस डे आ गया यार, सारी चीज इसी में ही हो रही है, विमेंस, महिला आ रही हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज महिलाओं से रिलेटेड होती है और पहली महिला बनाई जाती है, तो पहली चीज जरूर पूछी जाती है। अब क्लास में आपको एक चीज और बताता हूँ, आज या आज मोस्ट प्रोबेबली आज मैं शेयर कर दूंगा, एसएससी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले कौन प्रेसिडेंट बना, मीनवाइल व्हेन, देखो श्रेयांश, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, लड़कों के लिए कुछ नहीं रह गया है। सीधी सी बात ये है, कल अगर आपने स्पीच सुनी हो उसकी, अमित शाह जी की स्पीच सुनी हो, तो अमित शाह जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर बोला है, और एक बुक भी लॉन्च करी है अमित शाह जी ने, ठीक है। तो अमित शाह जी ने बोला था कि मतलब कन्विंसिंग करने के लिए, सो दैट बीजेपी गेट द मोर एंड मोर वोट्स फ्रॉम कोलकाता ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने कन्विंस ये भी करा है कि 33% हम विमेंस को रिजर्वेशन देंगे, 7th पे लगाएंगे वेस्ट बंगाल। अगर आपने उनकी स्पीच सुनी हो तो, कल स्पीच दो अमित शाह ने दी थी और मोदी जी ने बोली थी, जो ममता बनर्जी पूरे सालों में नहीं कर पाई, वो हम करके दिखाएंगे पूरा। अगर आपने स्पीच सुनी हो तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ होने वाला है, मेंस के लिए भी बहुत इंतजार करना पड़ेगा, और साथ साथ अगर जनरल कैटेगरी है तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है। संघर्ष करो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना, हर पुरुष की सफलता के पीछे महिला का ही हाथ होता है, पता होगा शायद ये तुम्हें तो, ठीक है। बट कोई नहीं, गिव योर बेस्ट, डोंट वरी कि आप जनरल कैटेगरी से हो, आप इसमें कैटेगरी में से, ठीक है। बर्बादी के पीछे भी ये नमक जैसा लगा सर, वो तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे बैलेंस करते हो। तो अभी देखो लड़कियां आएंगी चिढ़ेंगी, देखो लड़कियां कोई ना कोई लिखेगी जरूर उसमें, ठीक है। चलो, अरे लड़ा नहीं यार, सो जनरल का रिलेशनशिप मस्ट, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हमारे साथ हो, हम भी तुम्हारी कैटेगरी गई हैं, ठीक है, डोंट वरी। चलो, ये चीजें कुछ हुई थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई, और मैंने करंट अफेयर शेयर भी कर दिए। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा देश वर्स्ट है, जो अभी रिपोर्ट आई है ना, हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में कौन सा देश वर्स्ट कंट्री है, वर्स्ट कंट्री, वर्स्ट, वर्स्ट, आई एम नॉट किंग टॉप, वर्स्ट मतलब सबसे खराब। नो, 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 मुझे पक्का पता था यहाँ सब गलत आंसर बनाओगे, नो, 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 सबने अच्छी चीज पढ़ ली, लेकिन एक काम की चीज नहीं, अफगानिस्तान। क्या 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 प्रियंका, अफगानिस्तान। करेक्ट, अफगानिस्तान इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का भाई, अफगानिस्तान है सबसे वर्स्ट कंट्री, ध्यान रखना, ठीक है। प्लीज नोट डाउन योर नोटबुक, अफगानिस्तान इज अ वर्स्ट कंट्री, और सबसे बेस्ट कंट्री जो है फिनलैंड, डेनमार्क, ठीक है, ये सब कंट्रीज हैं, ठीक है। डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है। ट्रिक होगी, कोई टेंशन मत लो, ट्रिक की कोई याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं 100% कह सकता हूँ, कितने की शर्त लगाते हुए क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, मतलब अभी व्हाट आर द थिंग्स आर हाईलाइटेड इन ऑल द सोशल मीडियाज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो विमेंस वाला क्वेश्चन है, ये मान लो
जो आने वाले आईबीपीएस के पेपर होने वाले हैं, क्लर्क के और पीओ के जो भी पेपर है, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, ये 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर में, और ये 2 क्वेश्चन सीजीएल के भी क्वेश्चन है, डेफिनेटली, डेफिनेटली। सबसे ना कि सर कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, ये 2 न्यूज बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कस करना मेरी ड्यूटी थी और मैंने बता दिया। और वर्ल्ड वाटर आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। ओके, चलो फिर ये करंट अफेयर से चीजें हो गई, ठीक है। अब और एक विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है इस बार? मुंबई ने जीती है, ठीक है। मिजोरम इज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन, यस, स्टेट्स की बात करी जाए तो मिजोरम सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट स्टेट है, ठीक है, मिजोरम। हाँ, रम पी के सबसे ज्यादा तो होगा ना, मजे तो होंगे ही, ट्रिक बताई थी ना, रम पी के सबसे ज्यादा मजा करने वाले देश था मिजोरम, तो मजा तो होगा ही, हैप्पीएस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। जो ट्रिक बताई थी उस दिन फेस्टिवल्स की, वही चापचर चापचर कुट करके फेस्टिवल था ना, यस, चपचार कुट करके जो फेस्टिवल था, चुपचाप रम पियो और मजे लो, जो ट्रिक बताई थी वही है ट्रिक, ठीक है। चलो क्लास, अब क्लास अपनी बिगिन करते हैं, ये तो मैंने थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करने थे जो मैंने डिस्कस कर दिए। और क्लास एक चीज, सीएचएसएल के लिए भी ओपन है ना आपके, मैं आपको बता देता हूँ, सीएचएसएल के लिए, इवन कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी, जो अभी आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं, चाहे वो बैडमिंटन में हुए हो, सॉरी लॉन टेनिस में हुए हो, चाहे बैडमिंटन में आपका स्विस ओपन हुआ हो, आपका ब्रिटेन ओपन हुआ है, तो प्लीज रिमेंबर हु इज द विनर एंड हु इज द रनर अप, प्लीज रिमेंबर इट, बिकॉज ये 3 सेक्टर जो हैं बड़े बड़े इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछने वाले हैं। और आपके जो साहित्य एकेडमी अवार्ड दिए गए हैं, साहित्य एकेडमी अवार्ड जो दिए गए हैं, इंग्लिश में, उर्दू में और हिंदी में, ये 3 लैंग्वेज जरूर, और संस्कृत में, ये 4 लैंग्वेज जरूर याद रखिएगा। साहित्य अकेडमी, अच्छा मुझे जल्दी बताओ, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलना कब से चालू हुए थे, व्हेन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया था एसएससी फेज 8 के पेपर में, कि ये साहित्य एकेडमी अवार्ड कब से इनकी शुरुआत हुई थी, कोई बता सकता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड, देखो बैंक वालों, मैं पैसा दे रहा हूँ, जो मैं एसएससी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो बैंक में भी इंपॉर्टेंट है, बैंक में करंट अफेयर्स बहुत आती है, प्लीज। यस, 1954 में इसकी शुरू हुई थी, तो ये मत सोचना कि बैंक वाले की, भाई मैं बैंक वालों के लिए पॉइंट नहीं हो रहा हूँ, बैंक वालों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरीके से एसएससी वालों पे फोकस कर रहा हूँ, प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस, ऐसा कभी भी मत सोचना। मेरे लिए दोनों इक्वल हो, एसएससी वाले भी इक्वल हो, बैंक वाले भी इक्वल हो। हमारा मेन मकसद ये कि जब आपके पेपर में वो चीजें आए तो पेपर में आनी चाहिए, दैट्स इज द मेन मैटर, तो दैट्स अ थिंग, मोर थिंग, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत समझना। चलो अब क्लास फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, इसको खत्म करते हैं फटाफट टॉपिक, ठीक है, आज की क्लास में। तो लो, क्लास हमने जो पहले पढ़ा था आपका टॉपिक, वो पढ़ा था प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन की शुरुआत हुई थी आपकी 1950 से, ठीक है, प्लानिंग कमीशन की शुरुआत 1950 से स्टार्ट हुई थी, और 1951 से फर्स्ट ईयर प्लान आया था, 19 फर्स्ट ईयर प्लान से लेकर 56 तक चला था, ठीक है। जो आपके किस मॉडल पे था? हेरोड मॉडल पे, मैंने बताया था हेरोड इज अ नेम ऑफ द मॉडल, और इस पे जो फोकस किया गया था वो करंटली फोकस किया गया था किस पे आपके, वो आपके एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, मतलब कृषि पे, विकास पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर प्लान आया था, सेकेंड ईयर प्लान को क्या बोलते थे, किस मॉडल का नाम क्या था, जल्दी से बताओ मुझे, कोई जल्दी से बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड मॉडल, सेकेंड ईयर प्लान, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट मॉडल? यस, पीसी मालबोनिस, प्रियंका चोपड़ा मालबोनिस, क्या। और कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो इंडिया जीत गई, इंडिया बीट इंग्लैंड इन अ क्रूशियल मैच, ठीक है, और इंडिया ने सीरीज भी जीत रही है, ये पता होना चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम वन द सीरीज 3-2 by 3-2, yes sir, Kohli plays a very important role, and as well as Rohit Sharma also, Rohit Sharma Rohit Sharma is also plays an important role, whether he plays a very important role as a batsman, or and he also plays a very important role as a captain also, doing some last overs, I think so. And in that over, the Shardul Thakur, good bowler. Shardul Thakur as a Bhuvaneshwar Kumar also doing a good job while bowling, ठीक है, बहुत अच्छा करा। विराट कोहली भी, प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रीज, यस, यस, प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रीज दिया गया था, राधिका जी ने प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रीज, सर हमें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज आप आगे पढ़ाओ, ओके। चलो, प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रीज दिया गया आपके सेकंड ईयर प्लान में, ठीक है, सेकंड ईयर प्लान में, और क्योंकि इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुली थी, हमने देखे थे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज खुली थी, कौन सी नहीं खुली थी, समझ गया था मैं, इसलिए प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रीज लिखा गया था, डोंट वरी, ठीक है।
मैं केवल डिस्कस कर रहा था, अभी लड़के अरे एक्टिवेट हो जाते सारे, इसलिए थोड़ा सा रोक दिया। चलो ये सेकंड ईयर प्लान था। फिर थर्ड ईयर प्लान बहुत ज्यादा दुखदाई था हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि थर्ड ईयर प्लान में क्या हुआ था, हमारे ड्रॉट आया था, मैंने बताया ना आपके ड्रॉट आई थी, फेमाइंस आ गए थे, और इंडो चाइना वार हुआ था, इंडो चाइना वॉर। ड्यू टू दिस जो हमारी बनी बनाई अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी हुई थी, उसमें क्या होती, डिस्ट्रॉय हो गया था। यस, डाउनफॉल ऑफ द इकोनॉमी हो गया था। जो हमने सजा सवर के बनाया था, एग्रीकल्चर को बनाया था, हमने इंडस्ट्रीज बनाई थी, वो सब पानी में डूब गई सारी चीजें। ऑल द थिंग्स आर ड्रॉप अंडर द वाटर, नथिंग इज पॉसिबल। जितने भी आगे की सब चीजें सोची थी वो सब चीज क्या होती। यस। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लान हॉलीडे आया। प्लान हॉलीडे आया 1966 से 1969 तक, 3 साल तक प्लान हॉलीडे चला। प्लान हॉलीडे, यस, 69 तक चला था प्लान हॉलीडे। फिर मैंने बताया था इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ये सब चीजें हमारी हुई थी, ठीक है। फिर हमने फोर्थ ईयर प्लान पढ़ा था। फोर्थ ईयर प्लान हमारा 1974 तक चला था, ठीक है। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। अच्छा कितने, ठीक है, अच्छा 14 करोड़ का 14 राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक पॉइंट और नोट करना है क्लास, 1974 में, प्लीज नोट डाउन वन पॉइंट विच आई एम नॉट मेंशन। यस, गैटकिल कमेटी थी, बिल्कुल सही है। 1974 में आपका हुआ था फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, यहां मेंशन नहीं होगा। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1970। अभी आजकल रेलवे के पेपर में बहुत क्वेश्चन फेमस हो रहा है। अभी जो रेलवे के एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन फेमस हो रहा है। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में, जिसको बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा। प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, द नेम ऑफ दैट टेस्ट इज स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे स्माइलिंग बुद्धा, जब तक मैं वो स्लाइड्स खोल लेता हूँ जहाँ पे मेरा फोर्थ ईयर प्लान होगा, फिफ्थ ईयर प्लान जूम कर लेता हूँ, ठीक है। प्लीज नोट डाउन वन पॉइंट अबाउट दैट। इन 1974 आपका क्या हुआ था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था आपके, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था हमारा, जिसको बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा। और इसके बाद सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, बोलते हैं पोखरन, पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट। अरे भाई देखो, डिफेंस की न्यूज भी आ जाती है, साइंस एंड टेक। आपको मैं एक चीज बता दूं, आपके सिलेबस में साइंस भी है और टेक भी है, और टेक वाला पार्ट हमेशा यही सब पूछा जाता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, ये सब चीजें बेसिकली, ठीक है। इसलिए ओके, एक आपका 1972 में एक और चीजें हुई थी। 1972 में आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट क्राइसिस होती। क्या है मिडिल ईस्ट क्राइसिस, बताता हूं, देखो आपके मिडिल ईस्ट क्राइसिस, एक और पॉइंट नोट करिएगा। 1972 में मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुई थी। क्या आपको बता सकता है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्या था? किसी को भी पता हो, एनी आइडिया व्हाट इज मिडिल ईस्ट क्राइसिस? थोड़ा सा हिस्ट्री का हिस्टोरिकल पार्ट भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंट का, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनीबडी इज नो व्हाट इज मिडिल ईस्ट क्राइसिस? किसी को भी अगर पता है तो ट्राई करो, अदरवाइज मैं बताता हूँ। देखो, मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्या था, कि जितनी भी हमारी गल्फ कंट्रीज थी, ठीक है, जैसे हमारी गल्फ कंट्री आप जानते हो ना, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था, इराक से सबसे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सप्लायर इन द फील्ड ऑफ ऑयल टू इंडिया इज अ इराक। पढ़ाया था ना मैंने, इराक सबसे पहले है, और सऊदी अरेबिया को यूनाइटेड स्टेट्स ने पीछे करा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करंट की न्यूज याद रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि लार्जेस्ट सप्लायर टू इंडिया इन द फील्ड ऑफ ऑयल, ये भी क्वेश्चन आने वाला है। इराक, आंसर इज इराक। इराक याद रख लेना, ये चौथा क्वेश्चन जो पेपर में आने वाला है, इराक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जितनी भी गल्फ कंट्रीज थी, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हमारी, जैसे यूएई हो गई, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ये सब जो हमारे ऑयल सप्लायर होते हैं, इन्होंने कहा था कि हम देने से कर दिया था इन्होंने, जितने भी यूनाइटेड से, मतलब इन्होंने क्या कहा था, हम ऑयल को सप्लाई नहीं करेंगे, और भी जो बचे हुए देश हैं वहां पे हम ऑयल की सप्लाई पूरी तरीके से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। जब इन्होंने पूरी तरीके से ये कहा कि ऑयल की सप्लाई हम पूरी तरीके से बंद कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया था, और देशों के अंदर जहां सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जैसे इंडिया जैसे कंट्री में और यूएस वगैरह में, जब ऑयल की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो वहां पे ऑयल के जो प्राइसेस थे, जो ऑयल थे, डीजल थी, जितने भी ऑयल थे, उनके प्राइसेस क्या हो जाते, बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। दैट इज द मिडिल ईस्ट क्राइसिस। ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस 1972 में हुई थी। पेपर में वैसे कभी नहीं पूछा है, बट फॉर योर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस भी ऐसी कुछ चीजें हुई थी, हैपनिंग हुई थी, जिसके कारण ये चीजें स्टेप्स लेने पड़े थे, ठीक है।
फिफ्थ ईयर प्लान आपको पता है, फिफ्थ ईयर प्लान में टोटल किस पे फोकस किया गया था? गरीबी हटाओ के नारे को दिया दिया गया, ठीक है। आरआरबी बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मैंने बताया था रोलिंग प्लान आया था, क्योंकि देखो रोलिंग प्लान आपका कब आया था? 1978 में। रोलिंग प्लान कब आया था? 1978 में आया था रोलिंग प्लान, ठीक है। यस, आफ्टर द फोर्थ ईयर प्लान, यस। फोर्थ ईयर प्लान के बाद आपका क्या था? ईयर प्लान आपका चला था 1974 तक, फिर फिफ्थ ईयर प्लान है तो 1974 से 1978 तक। इकलौता ऐसा प्लान जो 4 साल के लिए चला था वो कौन सा था? फिफ्थ ईयर प्लान। इसमें किसका नारा दिया गया था? नारा किसका दिया था? गरीबी हटाओ का। फिफ्थ ईयर प्लान में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। उसमें बात कही गई थी, बट जो स्लोगन दिया गया था, जो पूरी तरीके से एडिट करने की बात कही थी, वो फिफ्थ ईयर प्लान में हमारी कही थी, यस, प्रोवर्टी रिमूव। प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से क्या करो? समाप्त करो, ठीक है। और ये किस मॉडल पे था? गुरनाल मॉडल। और रोलिंग प्लान आप जानते ही हो, रोलिंग प्लान कब आया? रोलिंग प्लान के बारे में पता है ना? रोलिंग प्लान मैंने बताया था 1978 में आया था, प्लीज एसएससी वाले याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। 1978 में हमारा रोलिंग प्लान आया था। रोलिंग प्लान में ये होता था कि अगर हमने कुछ पिछले महीने का टारगेट हमारा पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, तो पहले हम उसे पूरा करते हैं, फिर हम आगे क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं बेसिकली। तो ये चीजें हैं हमारी, क्या कहलाती हैं? हमारी रोलिंग प्लान हमारी कहलाती हैं। चलो अब आगे देखते हैं, आज से जो अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो लिखेंगे सिक्स ईयर प्लान, ठीक है। हमारा अगला क्या होगा? जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली, रिवीजन कर लिया, सिक्स ईयर प्लान। देखो सिक्स ईयर प्लान में क्या कहा गया था? गरीबी, गरीबी का तो नारा था ही, गरीबी को दूर करना है, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट को भी दूर करना है। अनएम्प्लॉयमेंट को प्लीज नोट डाउन इन सिक्स ईयर प्लान, ठीक है। फोकस ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो बेरोजगारी है इसको कैसे भी करके पूरी तरीके से रिमूव करना, ठीक है। बेरोजगारी को पूरी तरीके से क्या करना? पूरी तरीके से रिमूव करना। ये हमारा एक मुद्दा था आपके सिक्स ईयर प्लान में। जो सिक्स ईयर प्लान आपका चला था वो कब से कब तक चला था? ठीक है, वो आपका चला था 1980 से। मैं आपको यहां से बता दूं, यहां से नोट डाउन करो, वहां थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। 1980 से 1985 में चेंज कर दूंगा मैं वहां पे। 1980 से 1985 तक चला था हमारा कौन सा प्लान? सिक्स ईयर प्लान। सिक्स ईयर प्लान पे किस पे फोकस था? सिक्स ईयर प्लान पे किस पे फोकस था? अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस था। और किसको? पॉवर्टी को रिमूव करना। और पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, यस। पॉवर्टी को पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन जानते हो ना? गरीबी रेखा से नीचे के लिए पॉवर्टी लाइन में एक कमेटी बनाई गई थी। उसका नाम लिख लो, कमेटी का नाम कभी कभी पूछ लिया था वनडे एग्जाम्स में। ये एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी लाइन की कमेटी। और ऐसे बैंक में भी आ जाता है कभी, क्योंकि कमेटीज बैंक में कभी पूछ लेती तो। लखड़ा वाला कमेटी, उस कमेटी का नाम क्या है? लखड़ा, लखड़ा वाला कमेटी, प्लीज नोट डाउन। और पीपीटी पे भी वैसे मेंशन है, लखड़ा वाला कमेटी, वैसे यहाँ देखो मेंशन होगा ये तो वही लिखा हुआ है, डीटी लखड़ा वाला कमेटी। लखड़ा वाला कमेटी बनाई गई थी आपकी, लखड़ा कमेटी फॉर द सर प्रोवर्टी लाइन। ये संजीत, सर फिफ्थ फिफ्थ ईयर प्लान जो है 1974 टू 78 था ना सर? कल करेक्शन करके हाँ आपने लिखाया था। हाँ। फिर अभी सिक्स ईयर प्लान आप 80 से फिर बोले क्या तो हुआ? एक ईयर, फिर आपका एक क्या हुआ? एक फिर साल रोलिंग गैप। प्लान आया ना। हाँ, एक साल का गैप आया, फिर रोलिंग प्लान आया 1978 से 79 तक। आपका रोलिंग प्लान चला था, 2 साल तक रोलिंग प्लान चला था आपका। उस दौरान कोई कोई प्लानिंग कमीशन नहीं था जब रोलिंग प्लान नहीं, था? प्लानिंग कमीशन नहीं था। जो पुरानी नीतियां थी जिसमें सुधार नहीं हो रखा था, जिसको अभी पूरी तरीके से कंप्लीट कर। टारगेट कंप्लीट होगा, जैसे जो टारगेट कंप्लीट होते पहले गवर्नमेंट ने सोचा उन टारगेट्स को पहले पूरा कंप्लीट किया जाए, फिर सिक्स ईयर प्लान बनाया था, समझे? समझ के? जो गवर्नमेंट के ओके टारगेट, ओके। रोलिंग प्लान में यही होता था कि जब तक आपके पुराने टारगेट्स पूरे ना हो, पहले उनको पूरा करो, देन आगे प्रोसीड करो। जैसे आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे एक महीने के अंदर पॉलिटी खत्म करनी है, ठीक है। आप और आपका एक महीना पूरा हो गया, बट आपकी पॉलिटी खत्म नहीं हो पाई। लेकिन अगर पहले 4 दिन और पॉलिटी को देता हूँ, पहले पॉलिटी खत्म करूंगा, देन मैं हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करूंगा, सेम थिंग। ओके ओके सर। हाँ, 2 ईयर का गैप था बेसिकली बीच में, उसमें रोलिंग प्लान हमारा आया, रोलिंग प्लान आया। और यहाँ पे थोड़ा ईयर गलत है, फिर आपका ये जो लिस्ट लास्ट में दिया गया ना, ये सही दिया है आपके। आखिरी में थोड़ा 2 बार प्रिंट हो गया मेरे से। ये चीज क्या है? ये चीज आप काटो, ये चीज जो है रोलिंग प्लान कर दो तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे क्या कर दो आप लोग? रोलिंग प्लान कर दो 1978 से
1980 तक रोलिंग प्लान चला, और फिर उसके बाद 6 ईयर प्लान आया आपका 1980 से 85 तक। इसमें पॉवर्टी पे फोकस किया गया, एजुकेशन पे भी फोकस किया था, अनएम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया गया। बेसिकली ये चीजें थी। और आपके इसमें क्या क्या हुआ, इसमें आपको मैंने बताया, इसमें एक तो क्या हुआ था, 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी हुआ था, प्लीज नोट डाउन। नेशनलाइजेशन ऑफ 6 ईयर प्लान में, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 बची, देखो 14 बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था, और बची हुई 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1980 में। 1980 में नेशनलाइजेशन ऑफ 6 ईयर प्लान में, 6 ईयर प्लान की ईयर क्या है पहले बताता हूँ, 1980 से 1985, ठीक है। 1980 से 1985 डेट थी, ईयर था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। अच्छा, और बताएं, और आपको बताता हूँ, देखो 1982 में, बैंक वाले बहुत ध्यान से सुनेंगे, 1982 में नाबार्ड के बारे में जानते हो, नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था हमारे। ये पॉइंट वहां नहीं लिखे हैं पीपीटी में, कुछ पॉइंट्स में अलग से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। सारे पॉइंट पीपीटी मेंशन कर दूंगा तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या रह जाएगा। कुछ चीजें आपको भी पता होनी चाहिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ठीक है। 1982 में क्या हुआ था राधिका, 1982 में नबार्ड, नबार्ड की स्थापना हुई थी। और मुझे कौन नबार्ड की फुल फॉर्म लिख के बताएगा, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नबार्ड की फुल फॉर्म, 12 जुलाई को मनाया जाता है नबार्ड दिवस। 12 जुलाई 1982 में इसकी फॉर्मेशन हुई। इसकी फुल फॉर्म बताओ नबार्ड की। ये नबार्ड जितने भी गांव में बैंक होते हैं ना, आरआरबीज बैंक को, उनको कंट्रोल करता है नबार्ड। जैसे शहरी बैंकों को आरबीआई कंट्रोल करता है, वैसे जो ग्रामीण बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंकों को हमारा नबार्ड कंट्रोल करता है। यस श्रेयांश, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। yes, Bitanshu, you are absolutely right, and Shreyansh is also right. Shreyansh mentioned the Shreyansh Sandeep, National Bank for Agriculture and Rural Development. Those who are not know, just go for the chat box. Some of the students mentioned the right full form of NABARD. First is Saransh, Anjali, Sandeep, Khushi, as well as Radhika also, and हेडक्वार्टर Bitanshu मुंबई ना। also. हाँ, हेडक्वार्टर इज मुंबई। जितनी भी बैंकों का मैक्सिमम हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में मिलेगा आपका, मुंबई। और एक एंड चीज का इनॉग्रेशन और हुआ था, यस, एक चीज और 1982 में बनी थी, देखते हैं कौन बताता है मुझे। चॉकलेट मिलेगी आज जो बताएगा, ऑनलाइन चॉकलेट खिलाऊंगा उसको आज मैं, जो सही बताएगा आज। 1982 में एक और चीज की स्थापना हुई, एक और बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, बैंकिंग वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बैंक और ग्रामीण है, एक बैंक और है। नो नो, ग्रामीण बैंक। नो नो, हिंट दूं, अभी वैकेंसीज भी आई थी इसकी। एसबीआई। एसबीआई तो नहीं नो, है। नहीं नहीं, एसबीआई तो है ही नहीं, एसबीआई तो तुम्हें पता है। कोऑपरेटिव कोटक बैंक। महिंद्रा बैंक, ना, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं, कोटक कोऑपरेटिव महिंद्रा बैंक। बैंक तो 2003 4 में बनी, 2003-4 में। हाँ, कोऑपरेटिव बैंक। एक्सिम बैंक, कोमल इज एक्सिस। एब्सोल्युटली राइट, एक्सिम बैंक। कोमल को एक्सिम चॉकलेट बैंक। मिलाई जाए, खिलाई जाए। कोमल कौन सी चॉकलेट खाओगी तुम, बॉर्नविल। एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। द नेम ऑफ द बैंक इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखती है ना, एक्सिम बैंक की वैकेंसी आई थी अभी कुछ महीने पहले, जो आप लोगों ने ध्यान नहीं दी होगी, अच्छे लेवल पे आई थी, उसकी वैकेंसी आई थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक कभी भी आएंगी, और टेंशन ना लो, बड़ी अच्छी बैंक है एक्सिम बैंक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की आपकी स्थापना हुई थी।
चाइना, चाइना की रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था आपके। पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, लेकिन अब इतना डिटेल में जाओ, बस इतना ही याद करो बहुत है आपका। अच्छा चलो, अब हमारा आता है 7th ईयर प्लान। नाउ वी प्रोसीड अवर द 7th ईयर प्लान। प्लान के अंदर बहुत कुछ है। एक मिनट, 7 में आई जी 2007 में, एक मिनट रुको, एक मिनट सोचने दो, एक मिनट रुको रुको रुको। 2015, 16, ठीक है। 2005 में कहा गया था, यस 2005 में कहा गया था, और 2007 में जोड़ा गया था, यस। थोड़ा सा अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया था, बट कहा गया 2005 में जोड़ने की बात कही गई। 2004 में कहा गया था, बट 2007 में जोड़ा, 2007 लिखना, जोड़ा गया था, जोड़ा वाला 2007 होगा, बट कहा 2005 में गया था, ये 2007 में था। अरे यार बड़ा ईयर का कंफ्यूजन होता है, ठीक है। 2007 में इसको जोड़ा गया था आपके अफगानिस्तान को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चाइना, दैट इज द राइट थिंग, ठीक है। ओके, बांग्लादेश इसका मेंबर है? बांग्लादेश इज अ मेंबर ऑफ सार्क और नॉट? Yes, yes, yes. यस, ओके Afghanistan, ओके। Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maldives, Pakistan and Sri Lanka. और यस, वेरी गुड, नाम बता दिए, क्योंकि पेपर में कभी कभी ये पूछ रहा था कौन सा मेंबर इसका नहीं था। वैसे तो मैं सबमिट वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ये सब चीजें, सबमिट्स में डिटेल में पढ़ाया सर जाता है एक स्ट्रैटेजी के। चीज आप इंश्योर कर दीजिए सर, प्रेसिडेंट ऑफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ सार्क कंट्रीज जाना सर। क्या हुआ, क्या हुआ? Who is the लिख के president बताओ। of SARC? Who is the president of SARC? And who is the president of SARC countries? प्रेसिडेंट ऑफ सार्क, Who is the president of SARC countries? दोनों अलग क्वेश्चन है क्या सर? नहीं अलग क्वेश्चन नहीं है। देखो वैसे जो अभी आपके थे सार्क के, एक मिनट क्या नाम था उनका, नाम थोड़ा स्किप हो रहा है मेरा। सार्क में वैसे जो प्रेसाइडिंग कंट्री होती है, हाँ समीर गर्दे समीर भैया, समीर गर्दे, हाँ समीर गर्दे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। सर उड़ीकॉन प्रेसिडेंट बोल रहा है सर, उड़ीकॉन कौन है? मतलब उड़ीकॉन का क्या स्टेटस है? रुआन उड़ीकॉन, उड़ियाकॉन कुछ ऐसा नाम था, श्रीलंका का है सर। वो असल में देखो मैं बताता हूँ, दो चीज में बता दूं, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है। देखो एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और एक जो होता है जो कंट्री में जहां पे हेल्ड होती है, जैसे सार्क की समिट जिस कंट्री होगी, तो वो उसका क्या होगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। मतलब प्रेसिडेंट नहीं होगा, मतलब वो कंट्री, जैसे एक तो प्रेसिडेंट बनाया जाता है, नॉमिनेट करा जाता है, ये प्रेसिडेंट, जैसे समीर गार्डे जो है उसके प्रेसिडेंट है पूरे, ठीक है। अब जिस कंट्री के अंदर सार्क की समिट होगी उस वर्ष, वो उसकी क्या करेगा, उसको प्रोसीड करेगा आगे। समझ गए मितांशु? दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे सार्क की समिट ऐसे श्रीलंका में होगी, ठीक है, जो जो पर्सन का नाम आपने लिया, वो क्या करेगा, वो उसको प्रोसीड करेगा आगे, बस उसका जो प्रेसिडेंट है वो कोई और है। मतलब बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। मतलब उस साल जो उस समिट की अध्यक्षता करेगा, अच्छा 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 अच्छा, वो करेगा, उसका जो तुमने बताया उसका प्रेसिडेंट है, जहां पे आपकी हेल्ड हो रही है, ठीक है। और जो उसका पहले से जो प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड, उसका प्रेसिडेंट होगा नॉमिनेटेड, ठीक है। सर प्रेसिडेंट बेसिकली का वो ड्यूरेशन कितना होता है सर सार्क का? प्रेसिडेंट का ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, मिनिमम 4 to 5 ईयर्स रहता है आपका, ठीक है, 4 to 5 ईयर्स रहते हैं, कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई ये 5 ईयर ही रहेगा, कोई संविधान के अंदर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। लेकिन ज्यादातर देखा है 4 to 5 ईयर्स तक सर्वाइव करते हैं लोग, 5 ईयर तक लेके चलते हैं। वैसे कोई फिक्स नहीं है, फिक्सिंग नहीं है, वैसे आप ये बात कर चलो, फिक्सिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके हाँ ठीक है, एक मिनट। अब आपका आता है 7th ईयर प्लान। अगर आप ईयर प्लान कौन सा के, यस 7th ईयर प्लान पे फोकस किस पे किया गया,
फोकस ऑन एस्टेब्लिशमेंट इन ग्रो इन एरिया ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। यस, या आप कह सकते हो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। किस पे फोकस करा गया? 7th ईयर प्लान में किस पे फोकस किया गया? जो राधिका जी ने फोकस ऑन एस्टेब्लिशमेंट विद द ग्रोथ ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी या मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी है उसका मॉडर्नाइजेशन करना, ये इस पे फोकस था बेसिकली, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, अब मैं बताता हूं, देखो 1986 में बहुत कुछ हुआ था। 1986 में आपका जो स्पीड पोस्ट है, जानते हो पोस्ट के बारे में? भेजते हो ना जो आप लोग अपने डिलीवर करते हो, स्पीड पोस्ट लेटर, पोस्ट ऑफिस वगैरह में पोस्ट स्पीड पोस्ट होती है, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारा, ठीक है। 1986 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका इसका, और 1986 में ही एजुकेशन पॉलिसी आई थी, अगर आपको पता हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी अमेंडमेंट होने वाले हैं, एजुकेशन पॉलिसी आई थी सबसे पहले 1986 में, तभी तो आई थी ना, क्योंकि एजुकेशन पे फोकस करा गया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे फोकस किया गया था, तो इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी। अभी बोला गया ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, 34 साल बाद उसके में क्या हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है। सोवियत न्यूक्लियर रिएक्टर, यस, ये भी हुआ था 1986 में, वेरी गुड, करेक्ट। और जो हिंदू ग्रोथ थी वो 3.5% से इंक्रीज हो गई थी। किसने पूछा था मुझे, किसका, गुप्ता कौन था वो, मानसी गुप्ता था, क्या नाम था उसका, नाम स्टूडेंट का, उसने मुझे पूछा था। हिंदू ग्रोथ इंक्रीज हो गया था, हिंदू ग्रोथ मतलब आपका जो था इस ईयर प्लान में वो 3.5% ज्यादा इंक्रीज हो गया था। हालांकि इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 3.5% से इंक्रीज हो गया था हिंदू ग्रोथ हमारा, ठीक है। और उसके बाद 1986 में एक चीज और होती है, ठीक है, बस वैसे इतना ही आता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक आपका वो आया था, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना आई थी आपकी 1989 में, और ब्रह्मपुत्र वेजेस गुड स्ट्रेटजी अडॉप्ट इन 70, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो मेन पॉइंट्स क्या था, फोकस किस पे था? फोकस था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। 1986 में क्या क्या चीजें हुई वो मैंने आपको बता दी, वो चीजों पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। अब आइए 8th ईयर प्लान में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे वो पिछले वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th ईयर प्लान पे आते हैं। अभी तक क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर टू रिटन क्लियर, अदरवाइज एनी डाउट तो पूछ सकते, किसी को कोई भी डाउट तक। हितांशु क्लियर, ठीक है, रवनीत क्लियर, श्रेयांश क्लियर, ओके, खुशी क्लियर, सबको क्लियर है ना? देखो मेन फोकस किस पे था और क्या क्या चीजें डेवलप्ड हुई वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, वो समझना ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। चलो, अगला आता है आपका 8th ईयर प्लान, ठीक है। 8th ईयर प्लान पढ़ने से पहले यहां पे एक चीज मिसिंग है। एक बार प्लान हॉलीडे फिर से आया, किसी ने मुझे बोला नहीं, एक बार प्लान हॉलीडे फिर से हुआ, मतलब एक बार छुट्टियों पे फिर चले गए सब लोग, सरकार, क्योंकि इस समय पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की रेट हो गई, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्राइसिस आई थी ना इस समय इकोनॉमी डाउन हो गई थी, पता आपको? तो आपका जो सेकंड थर्ड प्लान हॉलीडे चला था वो आपका चला था 1990 से 1991। किसी ने मुझे बताया नहीं ये चीज, सीधे 8 पैसा प्रोसीड करके। मैंने कहा था यहां से कोई ना कोई चीज गुप्त है, हर एक लेक्चर में कोई ना कुछ अंदर की चीज छुपी होगी जो मैंने बताई नहीं होगी, ठीक है। हालांकि मैं पीपीटी में एडिट करके आपको दे दूंगा, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, बट ध्यान रखना। मैं आपसे चाह रहा था कि कोई बोले मुझे, कोई टोके कि सर कहीं आप भूल रहे हो कोई चीज। देखो 1990 से 1991 तक आपका चला था प्लान हॉलीडे। एक तो प्लान हॉलीडे आने का मतलब ये था क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत क्रिएट हो गई थी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का क्रिएट मतलब पार्टियों के बीच में आपस में झगड़ा होने लग गया था कि कौन सी पार्टी रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, ठीक है, एक चीज। और इस बार इसमें इकोनॉमी भी हमारी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। और जो भारत का बीओपी होता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो नेगेटिव में चला गया था। मेन रीजन क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी भी पढ़ाऊंगा मैं क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है
तो क्या होता है, वो बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो गया था हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नेगेटिव हो गया था, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हो गया था, इंपोर्ट बिकम ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, मतलब हम बाहर से चीजें ज्यादा मंगा रहे थे और बाहर भेज कम रहे थे, मतलब हमारे इकोनॉमी में डाउनफॉल हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चला गया था, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई थी, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में आपस में झगड़ा होने लग गया था, ठीक है, हम लोग नुकसान में चले गए थे, हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल हो गई थी, इकोनॉमी में डाउनफॉल हुआ था, इसलिए प्लान हॉलीडे लेना पड़ा गया था। और इसी में एक पॉलिसी चालू करी थी मनमोहन सिंह जी ने, जो मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, एलपीजी पॉलिसी। जानते हो ना एलपीजी के बारे में, एलपीजी गैस वाला नहीं, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि अब हम आयात और निर्यात, मतलब डिफरेंट जो विदेश की कंट्री है उनसे हम ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार करेंगे तो और देश का पैसा हमारे देश में, देश के अंदर आएगा, और देश के अंदर आएगा तो हमारे देश की जो इकोनॉमी के अंदर जो डाउनफॉल हो रहा है, जो बीओपी हमारा नेगेटिव में जा रहा है, वो बीओपी नेगेटिव में जाकर पॉजिटिव बन जाएगा। दैट इज अ मेन रीजन विच इज अ स्टेप टेकन बाय द मनमोहन सिंह, because Manmohan Singh at that time is a finance minister, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसलिए ये स्टेप हमें लेना पड़ा था। ओके क्लियर। प्लान हॉलीडे, तो हमारे प्लान हॉलीडे कितने हो गए, 3 प्लान हॉलीडे हो गए, 1966-69, फिर हमारा रोलिंग प्लान जिसको प्लान हॉलीडे बोलते हैं, और ये हमारा तीसरा प्लान हॉलीडे 1991 से 22, बिकॉज हमारी यहाँ पे बीओपी नेगेटिव में चला गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई थी, जिसके कारण इसे प्लान हॉलीडे हमें लेना पड़ा था। तो ये क्लियर हो गया, 8 प्लान, ये प्लान कमीशन से पहले हमारा ये चीजें हमें पढ़नी जरूरी होती है। इट इज क्लियर टू ऑल, इफ इट इज क्लियर तो प्लीज रिटर्न क्लियर, अदरवाइज एनी डाउट, तो किसी किसी को कोई भी डाउट हो, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, नाम मुझे बताना कहाँ पे डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अंजलि गर्ग, एनी डाउट, हितांशु नहीं होगा, ठीक है, सब किसी को भी डाउट हो तो क्लियर पूछ लेना तुरंत। 8th ईयर प्लान से पहले एक प्लान हॉलीडे ऑल लगा था, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउनफॉल, बीओपी नेगेटिव में। ये सब रोलिंग, ये संजीव, रोलिंग प्लान को भी प्लान हॉलीडे में काउंट करेंगे क्या? हाँ प्लान हॉलीडे रोलिंग कहते हैं हॉलीडे तो अलग, रोलिंग हॉलीडे को भी प्लान हॉलीडे में, हाँ वो कह सकते हो, वो प्लान हॉलीडे, क्योंकि गैप आया है वो चीज, वो वही चीज होती है, उसका दूसरा नाम कहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस था इसलिए रोलिंग नाम दिया गया, बट प्लान हॉलीडे उसको कहेंगे संजीव, डोंट वरी, ठीक है, उसको भी वो कहते हैं। इशू सेम था ना संजय, तो दोनों का हाँ ही इशू सेम, सेम, हाँ सेम दोनों का इशू ही था, issue बस थोड़ा सा डिफरेंस था। ओके कि प्लान हॉलीडे, रोलिंग प्लान में क्या होता था, जब तक हमारा पुराना टारगेट पूरा नहीं होता तो पहले उसको पूरा करते थे, लेकिन प्लान हॉलीडे में अगर पुराना टारगेट नहीं होता तो उसको छोड़ देते थे, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट नाम वही कहते हैं, गैप आया ना इसलिए। सर ये ऐसा तो गैप, सेकंड प्लान हॉलीडे होगा ना? हाँ सेकंड प्लान हॉलीडे, और तीसरा ये हो जाएगा। सर ये तीसरा कैसे होगा, ये सेकंड होगा ना, फर्स्ट तो 1978 में हुआ था। 1966 में फर्स्ट हुआ था पहला, पहला 1966 से 69 ड्यूरेशन दशकना, कब तक थी? हाँ 1966 से 69 तक चल रहा था पहला वाला, ठीक, दूसरा वाला चला था 1978 से 1980-79 तक चला था पूरा, और ये तीसरा वाला 1991 से लेकर 1992 तक चला था, ये 3 हो गए हमारे, ठीक ना। एक 1966 वाला भी था। चलो मैंने बहुत चीजें इसमें समझा दी हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मैं एक चीज पे फोकस लेके नहीं चल रहा, मैं बहुत सारी चीजें, सब चीजें चल रही हैं यहाँ पे, यहाँ इकोनॉमिक्स के अलावा बहुत कुछ हो गया है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी चल रही है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, तभी क्लास थोड़ी इफेक्टिव बनती है। चलो फिर उसके बाद आते हैं हमारा 8th ईयर प्लान। 8th ईयर प्लान, ईयर याद रखना, कभी कभी ईयर से पूछ ले जाते हैं। 8th ईयर प्लान जो था हमारा 1992 से 1997 तक चला था, 8th ईयर प्लान 5 साल के लिए चला था, ठीक है। इस कॉम्बो क्लास, तो इसमें किस पे फोकस किया था, एचआरडी पे फोकस किया गया था,
तो HRD मिनिस्ट्री नहीं है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, मतलब एजुकेशन पे पूरी तरीके से फोकस किया गया था HRD पर। ठीक है, इसमें लिखा है ना, इंक्लूसिव प्लानिंग बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ जॉन मूलर। ठीक है, हाईएस्ट हिंदू ग्रोथ हमारी हुई थी, हाईएस्ट ग्रोथ हुई थी हमारी। ठीक है, तो इंक्लूसिव प्लानिंग थी। इंक्लूसिव प्लानिंग का मतलब ये होता है कि एजुकेशन को अच्छा करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना देश के, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव प्लानिंग। इसमें बेसिकली एजुकेशन पे फोकस किया गया था कि एजुकेशन को क्या करना है, ऊपर बढ़ाना है। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ 1995 में किस चीज की स्थापना हुई थी? कौन सा यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुई थी 1995 में? विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट इन 1995? फटाफट खत्म करते हैं इसको टॉपिक। WTO, वेरी गुड प्रियंका, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, प्रियंका ही नहीं मुझे पूछा था उस दिन, आई थिंक सो, क्वेश्चन वाला। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर, जल्दी से हेडक्वार्टर बताओ। इज द हेडक्वार्टर जिसके नाम में W से स्टार्ट होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यस, जिनेवा। जिनेवा इज अ हेडक्वार्टर जिसके नाम में W से स्टार्ट हो, जिनेवा स्विट्जरलैंड इज अ हेडक्वार्टर। ठीक है, यहीं पे फोकस किया गया था। और 1995 में आपका मिड डे मील भी चालू, मिड डे मील आई थिंक 2000 में चालू हुआ। सर आप 8 का बता रहे हो या 9 का बता रहे एट एट हैं? एट 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 8 तक सर बताया मैंने, ये तो 8। 9th में है, HRD। नहीं, इसमें HRD पे भी इंक्लूसिव ग्रोथ में रखा गया था। 8th में HRD है, 8th में भी HRD है हमारी, 9th में भी है और 8th में भी है। इससे बहुत ज्यादा 8th में भी है और 9th में, दोनों में है हमारी। 9th में मेंशन्ड है, 9th में भी मेंशन थी। एक्चुअली में क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो। ठीक है, एक्चुअली मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है। जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन जो लिखी हुई है, ये वाली लाइन, इंडिकेटिव प्लानिंग। तो इस इंडिकेटिव प्लानिंग के अंदर हमारी एजुकेशन भी आ जाती है, बेसिकली एजुकेशन भी हमारी इसके अंदर आ जाती है। तो बेसिकली ये चीजें मेंशन करी गई हैं आपकी। ठीक है, सर ओके। अगर 90, पेपर में आता है तो इंडिकेटिंग प्लान पे ही हाँ, ऑप्शन सही अगर नहीं होगा ना? इंडिकेटिव प्लानिंग आएगा तो फिर आप 8th ईयर प्लान लगाओगे। अगर HRD में प्रॉपर आता है आपका तो फिर आप 9th ईयर प्लान लगाना। ठीक है, 9th ईयर ओके। प्लान पे फोकस किया। अगर 9th ईयर प्लान में कब हुआ, 1997 से, क्योंकि क्या हुआ थी, कुछ चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी। ये चीजें पुरानी हिस्ट्री में टाइम पे हुई है, तो ये चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी। इसलिए बेसिकली हर चीज कभी इसमें भी आ जाती थी, कभी कोई चीज इसमें भी आ जाती थी। क्योंकि क्या होता है, जैसे टारगेट नहीं हो पाता था तो उसको पूरा आगे करा जाता था। इसलिए पहली चीज वो हो जाती थी, तो थोड़ा हो जाता है कहीं, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज लिखी गई है। ठीक है, यस, हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में ही है बेसिकली, संदीप, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैक्सिमम W से जितने स्टार्ट होते हैं वो वर्ल्ड बैंक को छोड़ के मैक्सिमम का हेडक्वार्टर हमारे जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही होता है हमारे। ठीक है, ओके। आपका जो 9th ईयर प्लान है, 9th ईयर प्लान पे एक तो HRD पे फोकस किया गया था और सोशल जस्टिस पे फोकस किया गया था। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, सामाजिक इक्वलिटी और जस्टिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास कई बार आया हुआ है। सामाजिक समानता पे और बेसिकली हमारी जो है उस पे हमारा फोकस किया गया था आपके इस पे। ठीक है, अच्छा, जल्दी से सर मुझे एक बार इंडिकेटिंग बताओ। प्लानिंग में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या आता है इंडिकेटिव इंडिकेटिंग प्लान? प्लानिंग में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दशकना, और हमारा रूरल डेवलपमेंट होता है। जो रूरल डेवलपमेंट होता है हमारा, रूरल के अंदर जो गांव होते हैं, गांव का विकास करना, और देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेसिकली उस पर फोकस करा जाता है हमारी इंडिकेटिव प्लानिंग में। और एजुकेशन भी आती ओके है इसके सर, अंदर हमारी, ठीक। एजुकेशन भी आती है। मतलब जो चीज ऐसे पिलर्स जिससे हमारी कंट्री का ग्रोथ हो बेसिकली, दैट इज कॉल्ड द इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, और सोशल जस्टिस वाला पॉइंट कई बार पूछा गया है। और रूरल डेवलपमेंट पे मेन फोकस किया गया था। इंपॉर्टेंट रोल टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये 9th ईयर प्लान का हमारा था। अच्छा, जल्दी से मुझे एक बार बता दो, 1998 में हुआ था आपका पोखरण टेस्ट। जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था आपका 1998 में। पोखरण के नाम जानते होगे ना, अटल बिहारी वाजपेयी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट।
सुना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफी ज्यादा कहा था। और 1999 में क्या हुआ था, कारगिल वॉर। कारगिल के बारे में जानते हो? और बढ़िया स्पीच भी दी थी। यस सर, राजस्थान में ही है बेसिकली, आपके पोखरण सफल परीक्षण किया गया था राजस्थान में। और 1999 में कारगिल वॉर भी हुआ था हमारा, अगर आपको पता हो। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पीच दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पीच दी थी, बहुत बढ़िया दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जल्दी यहीं से फेमस हुए थे, शाइनिंग इंडिया। उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था शाइनिंग इंडिया का नारा। पेपर में अगर आपने पुरानी स्पीच सुनी हो तो शाइनिंग इंडिया का नारा दिया हो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मुझे बहुत अच्छी पर्सनालिटी लगती है, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम, वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी। मुझे मुझे दोनों ये पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, शाइनिंग इंडिया, क्योंकि ईच एंड एवरी स्पीच ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी नेवर मिस इट। यस, पोखरन पिक्चर भी आई थी। यस, और शाइनिंग इंडिया का नारा भी दिया गया था मोदी जी और सॉरी आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो ये सब चीजें हुई थी हमारी शाइनिंग इंडिया का। ठीक है क्लास, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके। तो नहीं, एनी डाउट हो, क्योंकि आपकी क्लास और भी होंगी आई थिंक सो। एनी डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो पहले डाउट ले ले। ओके, कुछ ट्रिक्स करेंगे यार नेक्स्ट क्लास में, मजा आएगा। मजा ट्रिक्स में ही आता है, ये ऐसे पढ़ाने में भी आता है मजा, लेकिन ट्रिक्स में ज्यादा मजा आता है। चलो, अभी कोई डाउट नहीं है तो सब लोग एंजॉय करो। बीच में थोड़ा सा ड्रिफ्ट सिग्नल लॉस हो गया था, ठीक है, कॉल आ गई थी इसलिए। ठीक है, तभी मैंने थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करा, क्योंकि क्लास पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ओके बाय क्लास, सब लोग टेक केयर। ठीक है, और कल कौन सा दिवस है बताते हुए जाओ मुझे जल्दी से। कल हमारा है मार्टियर्स डे, शहीद दिवस। ठीक है, कल शहीद दिवस है, जानते होंगे ना? भगत सिंह, सदगुरु, और कौन था? 1931 में हुआ था ना इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। 3 जनों को फांसी की सजा सुना दी गई थी, वही दिन था कल। 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। राजगुरु, भगत सिंह, और एक कौन था, चंद्रशेखर आजाद। यस, these are 3 persons। और इसी से इरविन समझौता। यस, मेट्रोलॉजिकल डे। अरे क्या बात है, कल मौसमी दिवस भी है। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आजकल, सुनने में आ रहा है दिल्ली का और हमारे आसपास का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो मेट्रोलॉजिकल डे भी है, भारी वर्षा होने के कारण है। मेट्रोलॉजी से पता चला है, मौसमी विभाग से। कल डेज भी हैं, और 24 मार्च को मेरा बर्थडे है, याद रखना। एक डे और भी है, इसको मत भूलना। टीवी डे भी है, सर को टीवी करवा दो है। अच्छा, टीवी के अभी एक अध्यक्ष बनाए गए हैं, अभी टीवी की कमेटी बनाएगी, कौन बनाएगा जल्दी से बताओ? हर्षवर्धन, करंट अफेयर में आया था यार। स्टॉप टीवी के चेयरमैन बनाए गए हैं। टॉप टीवी के जो चेयर बनाए गए हैं, WHO के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, उसके जो कमेटी के मेंबर बनाए गए हर्षवर्धन जी। करंट अफेयर में मेंशन कर रखा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट इंग्लिश। ओके, चलो बाय बाय। 3-4 पॉइंट और भी डिस्कस कर दिए बाय बाय करते करते हैं। तो और कितना कमीशन है टोटल? क्या हुआ? टोटल और कितना प्लान कमीशन बाकी है अभी? बस 12 तक होते हैं। 12। हाँ, 12 तक। हाँ 12 है, फिर उसके बाद हम लोग RBI पढ़ेंगे, बैंकिंग पूरा पूरा, इसके बाद बैंकिंग है, हमारा कुछ नहीं। ओके सर, साइंस के क्वेश्चन पूछा करो, जरूर पूछेंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला पूछा, फॉर्मूला बताया, पूछा करेंगे। ठीक है भैया, बैंकिंग के बच्चे